हेलो टीफन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट जो 2 है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी। तो हमने आपको पूरा ओवरव्यू बताया था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद में जो है किस तरीके से ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक में डिवाइड हो गए थे यूएसए और यूएसएसआर। दो सुपर पावर्स निकल के आई थी। तो यूएसए का जो नेटो चल रहा था, है ना, इसके साथ में भी कई सारे स्टेट जुड़ते जा रहे थे, है ना, मतलब कई सारी कंट्रीज जो थी। और यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट था, है ना, ये सारी चीजें हमने समझी थी। सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों हुआ, है ना, तो यूएसएसआर का सारी चीजें हमने समझी थी इसमें। ओके, तो हमने गोरबाचेव का देखा था कि उन्होंने बोला था कि हम रिफॉर्म लेकर के आएंगे, जो इकोनॉमी जो डाउन चल रही थी और जो यूएसएसआर पीछे छूट गया था यूएसए से, है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और बाकी सारी चीज़ों में। तो उन्होंने बोला था कि हम रिफ़ॉर्म करेंगे, पर इनके रिफ़ॉर्म करने के बाद भी जो है फिर कोलैप्स हो गया। यूएसएसआर से कई सारे देश निकल कर आए। ओके, तो इसके हमने रीज़न समझे थे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? फिर उसके बाद में जो हमें यहाँ से पढ़ना था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है? तो उसके बाद में जब लास्ट में ना हम फिर ये लीडर्स के बारे में भी एक ओवरव्यू ले लेंगे, जो कि यूएसएसआर के लीडर्स के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, है ना? तो कोलैप्स हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड का, जो कि सोवियत यूनियन का, है ना? तो यूएसएसआर जो है उसमें से कई सारे देश निकले थे। सोशलिस्ट सिस्टम जो चल रहा था यूरोप में, तो जो है वो खत्म हो गया था। ओके, तो कई सारे चेंजेस देखने को मिले थे। तो यहाँ पर ना इफ़ेक्ट भी बताया हुआ है उसका, जो चेंजेज़ हुए थे। फर्स्ट चीज़ देखने को मिली थी कि एंड हो गया कोल्ड वॉर का, है ना? जो कोल्ड वॉर जो आपस में जो सीन लड़ा रहे थे यूएसए और यूएसएसआर जो थे, है ना? मतलब डायरेक्टली ये लोग लड़ नहीं रहे थे, पर हाँ, ये लोग प्रॉक्सी वॉर ज़रूर लड़ रहे थे। जैसे इनका ना नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में भी डिवीज़न था। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, साउथ कोरिया को जो है कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसए सपोर्ट कर रहा था। ऐसे वियतनाम में भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया था। कैपिटलिज़्म और कम्युनिज़्म की जो भिड़ंत चल रही थी। ठीक है? मतलब इनकी आइडियोलॉजी भी अलग थी ना। ऐसे ही ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था, आगे आप पढ़ोगे। तो 1962 में जब यूएसएसआर ने ना अपनी न्यूक्लियर मिसाइल जो है क्या जो क्यूबा में लाके रख दी थी। क्यूबा एक छोटी-सी कंट्री है यूएसए के नीचे, तो यूएस के ऊपर थ्रेट हो गया ना, खतरा हो गया कि हाँ, ये जो इतनी सारी मिसाइल्स लाके रख दी यूएसएसआर ने अपनी। फिर उसके बाद में ये मिसाइल्स जो है वापस ले ली थी यूएसएसआर ने, तो थोड़ी जो है चीज़ें शांति की तरफ चल गई थी। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था, या तो सोशलिस्ट सिस्टम या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम, है ना? सोशलिज्म में इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। और कैपिटलिज्म में जो है मार्केट फ्री की बात करते हैं, ठीक है? मार्केट फ्री है, वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ भी एक्सिस्ट करती हैं, ओके? तो ये आइडियोलॉजिकल इश्यू चल रहा था। यूएसएसआर सोशलिस्ट सिस्टम को प्रमोट करता था और यूएसए जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम को, है ना? तो ये डिस्प्यूट था इनका, जो कि मिलिट्री में डिवाइड हो गए थे, मतलब कि ना ये लोग आर्म रेस में फँस गए थे कि सब लोग ना मैं से खूब सारे-सारे हथियार बना रहे थे। ये ना दिखा रहे थे कि मेरे पास ये हथियार है, यूएसए अपना दिखा रहा है, यूएसएसआर अपना दिखा रहा है कि मेरे पास ये है। मतलब अपनी पावर इंक्रीज़ कर रहे थे ये सबसे ज़्यादा, है ना? ये डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, ना ही वॉर में उलझ रहे थे। खूब सारे इनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे इन्होंने। न्यूक्लियर वेपन बहुत खतरनाक तबाही लेकर के आते हैं और जनरेशन परेशान रह जाती है फिर उससे, ठीक है? जैसे नहीं एटॉमिक बम जो गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, आज भी वहाँ पर जो उसके रेडिएशन की वज़ह से बहुत सारे बच्चे जो हैं अपाहिज पैदा होते हैं, ठीक है? उनके शरीर में कई सारी बीमारियाँ भी होती हैं, क्योंकि वो उनके रेडिएशन इतने खतरनाक है, तो न्यूक्लियर बहुत ही डिज़ास्टर्स होता है, ओके? तो न्यूक्लियर वेपन जो है हथियार ये लोग इकट्ठे करते जा रहे थे। प्रेज़ेंट टाइम पर जो है वर्ल्ड लेवल पे ना 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। ओके, पहला तो है जो यूएसए और यूएसएसआर, आपको पता ही है। तो यूएसएसआर के बाद में रशिया के पास में आ गए हैं वो सारी पावर, ठीक है? यूके हो गया, ओके, फ्रांस हो गया, चाइना, हमारा इंडिया। और जो है हमारे इंडिया में 2 बार जो है जो पहले स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था ऑपरेशन, उसमें फिर सक्सेसफुल नहीं हुए थे हम, फिर ऑपरेशन शक्ति चलाया गया, फिर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे 1998 में। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ओके, नॉर्थ कोरिया हो गया और इज़राइल हो गया। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनके पास में आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन एक्सिस्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ना मिलिट्री ब्लॉक्स तो ये सब खत्म हो गया था, एंड हो गई थी कोल्ड वॉर।
सेकंड चीज़ देखने को मिली थी जो कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन का उसके बाद में कि पावर रिलेशन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ना चेंज हो गए थे। यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था मतलब अब यूएस ही एक डोमिनेंट कंट्री था जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर थी उस टाइम पर। 1990s के बाद में, ओके? तो कई सारे आइडियाज़, कई सारे इंस्टीट्यूशन, कई सारी चीज़ें इमर्ज हुई और चेंजेस भी आए, है ना? तो एंड हो गया था कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई। अभी 2 लोग लड़ रहे थे कि मेरे पास ज़्यादा पावर है, तेरे पास है कि नहीं, है ना? तो यूएसए, यूएसएसआर। अब देखने को मिल रहा था कि एक ही पावर बची थी जो कि डोमिनेट कर रही थी, तो यूनिपोलर सिस्टम बन गया था, ठीक है? ये हुआ था पर ना ये भी देखा जा रहा था कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद क्या होगा? या तो एक कंट्री डोमिनेट करेगी या फिर कई सारी जो कंट्रीज़ होंगी, ग्रुप होंगे, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है? कि मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने को मिलेगा। एक पावर डोमिनेट नहीं करेगी, ठीक है? सारी जो आज के टाइम पर क्या देखने को मिलता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने को मिलता है। हर कंट्री के पास में अपनी पावरफुल है, ग्लोबलाइज़ेशन देखने को मिलता है, तो हर एक कंट्री एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है? इंटरकनेक्टेड जो देखने को मिलती हैं, ठीक है? ट्रेड वगैरह भी होता है ना? पर जो है यूएस जो है सुपर पावर बन गया था 1990s के बाद में, ओके? क्योंकि यूएसएसआर तो कोलैप्स हो गया था, है ना? इसकी पावर जो थी, इसकी प्रेस्टीज जो थी यूएस की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी इनकी, तो डोमिनेट भी कर रहे थे, अच्छा खासा ग्रो भी कर रहे थे, इनके पास में बहुत पैसा था उस टाइम पर। यूएस ने आज तक कभी भी जो है डायरेक्टली वॉर में नहीं जुड़े हैं ये लोग, ठीक है? ये जो है अपना क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को लड़वाते हैं और वहाँ पर जो है अपने हथियार भेज देते हैं लड़ने के लिए मतलब हथियार बेचते हैं और कहते हैं देखो ये मेरे हथियार तो पूरा जो है ये शोकेस कर देते हैं। जैसे यूक्रेन रशिया को भिड़वाया और यूक्रेन को खूब सारे हथियार दिए उनने, तो यूक्रेन में जो है यूएस के हथियार यूज़ हुए, है ना? तो लोगों ने देखा है ना दूसरी कंट्रीज़ ने, तो उन्होंने देखा हाँ, ये अच्छा वेपन है, तो हम जाके यूएस से खरीद लेंगे। तो इससे ना यूएस का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, वो भी बढ़ता है, ठीक है? तो यूएस जो है डोमिनेंट प्लेयर देखने को मिलता है वर्ल्ड लेवल पे, जो कि डिफेंस का एक्सपोर्ट करता है, डिफेंस के जो हथियार वगैरह बेचा करता है। तो उस टाइम पर ना जो इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हो गए, ये बहुत ही बायस्ड इंस्टीट्यूशन भी देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें यूरोप और यूएसए डोमिनेट करता है, ओके? तो ये पावरफुल एडवाइजर्स थे इन कंट्रीज़ के लिए, है ना? इनको बोल रही थी कि आप किस तरीके से डेवलपमेंट करो। जब हमारे देश में जो 1990s का जो क्राइसिस आया था ना, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे हमारे देश में कि हम जो है बाहर से सामान वगैरह कुछ खरीद सकें, है ना? उस टाइम पर जो है आईएमएफ ने जो है हमें लोन दिया था, ओके। तो इन्होंने कई सारी कंडीशंस डाली थी इंडिया के ऊपर कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। तो फिर हम एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आए थे कि बाहर के देश की जो कंपनीज़ है वो हमारे देश में आ सकती हैं। तो ये जो है ना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है ये लोन देते हैं ताकि जो है ट्रांज़िशन कर सके कैपिटलिज़्म की तरफ। ये जो नई-नई कंट्रीज़ निकल के आई थी यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में, तो इनको लोन दिए गए थे कि आप जो है अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, आप जो है ट्रांज़िशन कर सकते हो, आप कैपिटलिज़्म की तरफ जा सकते हो। पॉलिटिकल जो नोशन लिबरल डेमोक्रेसी लेकर के आना है, ठीक है? मतलब ये डेमोक्रेसी भी प्रमोट कर रहे थे, ओके। थर्ड चीज़ थी कि एंड ऑफ द सोवियत वॉ जो सोवियत ब्लॉक जो था उसका खत्म होने का क्या मतलब था कि इमर्जेंस हुआ है नई-नई कंट्रीज़ का। यूएसएसआर से कई सारे देश निकल के आए थे, हमने आपको कई बार बता दिया, है ना? तो क जे जो ये कंट्रीज़ थी ना, तो वहाँ के लोगों की, वहाँ की जो देश है, उनकी भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी ना, चॉइसेस होंगी। कुछ जैसे कि बाल्टिक कंट्रीज़ थी, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, तो ये जो कंट्रीज़ थी और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ये जॉइन करना चाहते थे यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन एक बेस्ट सक्सेसफुल ऑर्गनाइज़ेशन देखने को मिलती है, एक बहुत ही अच्छी जिसमें ना सारे देश जो है कोऑपरेट करते। एक टाइम पर 1919 जो देखने को मिला आपको है ना, वर्ल्ड वॉर देखने को मिली 1914 से और फिर 1913 से लेकर के सॉरी 1939 से लेकर के 1945 तक जो आपको वॉर्स देखने को मिली, तो यूरोपियन कंट्रीज़ इतना ज़्यादा आपस में लड़ा करती थी, फिर 1945 के बाद में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो है साथ में लेकर के चलेंगे। फिर इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया और ये जो है आज के टाइम पर जो है बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है। तो बाल्टिक कंट्रीज़ हो गई, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ये जॉइन करना चाहते थे यूरोपियन यूनियन को और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन हमने आपको बताया था नेटो के बारे में, नेटो 1949 में बनाई गई थी। ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो है एक मिलिट्री ऑर्गनाइज़ेशन आप कह सकते हो ग्रुप है जिसमें अगर एक मेंबर के ऊपर भी अटैक होता है तो वो सारे ग्रुप के ऊपर माना जाएगा, ठीक है? तो ये जो नेटो में कई सारे मेंबर्स हैं, ओके?
तो नेटो को जॉइन करना चाहती थी ये कंट्रीज़। यूक्रेन अभी जॉइन करना चाहता था पर यूक्रेन को जॉइन नहीं करने मिला, ओके। एक तो वॉर में लड़ गए वो लोग और यूएस ने भी जो है इन कंट्रीज़ ने भी अलाउ नहीं किया। अगर यूक्रेन जॉइन हो जाता तो फिर सारी कंट्रीज़ एंगेज हो जाती वॉर में, है ना? तो हर कंट्री जो है बचती है वॉर से। कोई नहीं चाहता, कोई देश नहीं चाहता कि हम पीछे छूट जाएँ। जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े, वॉर, दंगे फ़साद होते हैं ना, वो देश पीछे छूट जाता है, ठीक है? जहाँ पर शांति नहीं रहेगी, वहाँ पर कुछ भी ढंग से नहीं रहेगा, है ना? वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएँगे, वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहेगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, ओके, तो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, वहाँ की देश की ग्रोथ भी नहीं होती है ना? तो ये कंट्रीज़ जो थी यूरोप और यूरोपियन यूनियन एंड नेटो को जॉइन करना चाहती थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थी, वो इस चीज़ का ना एडवांटेज लेना चाहती थी अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का, ओके, वो अपना जो है मतलब कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो तो इनको जॉइन करना चाहते थे, पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी ना वो रशिया के साथ में अपने जो है अच्छे रिलेशंस रखना चाहते थे, ठीक है? और वो वेस्ट के साथ में भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूएसए है, उनके साथ भी अपने अच्छे रिलेशन रखना चाहते थे, ठीक है? तो ये चीज़ भी थी, वेस्ट के साथ में, चाइना के साथ में और दूसरी जो देशों के साथ में अच्छे रिलेशन रखना चाहते थे, ठीक है? तो इंटरनेशनल सिस्टम में ना एक नए-नए प्लेयर्स निकल के आ रहे थे, ठीक है? जिनकी खुद की आइडेंटिटी है, इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफिकल्टीज़ भी देखने को मिल रही थी उनको, है ना? अब एकदम ट्रांज़िशन करना है उनको, पहले उनके यहाँ सोशलिज़्म चल रहा था, अब उनको कैपिटलिज़्म लेकर के आना है ना? तो उनके देश में अब कंपनीज़ आएँगी, उनका भी कंट्रोल रहेगा, तो इसमें भी कई सारे इश्यूज़ निकल कर के आए थे। तो शॉक थेरेपी एक देखने को मिला था पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में, ठीक है? तो यहाँ पर जो कम्युनिज़्म का कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, है ना? तो इसमें से कई सारे देश निकल के आए। तो पेनफुल प्रोसेस था ट्रांज़िशन का। अगर देश को जैसे कि इकोनॉमी को ओपन कर रहे हो, हर चीज़ में ना थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर, ओके? पर यहाँ पर ना एकदम सडन चीज़ें बदलने की कोशिश करी थी और जल्दी-जल्दी की वज़ह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिले थे, ठीक है? अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट स्टेट से अब सीधे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम लेकर के आना था यहाँ पर। अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट स्टेट का क्या मतलब हर एक चीज़ कंट्रोल में थी गवर्नमेंट के। ओके, जो लीडर था वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रखता था, है ना? तो ये अथॉरिटेरियन जो था यहाँ पर और अब क्या करना था डेमोक्रेसी लेकर के आनी थी। डेमोक्रेसी में जनता का रूल चलता है, जनता जिसको इलेक्ट करती है वही रूल करता है देश पर। तो मॉडल ऑफ ट्रांज़िशन देखने को मिला रशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप में जो कि इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से, ठीक है? तो इसको शॉक थेरेपी बोला गया था। शॉक थेरेपी ना मतलब इसकी इंटेंसिटी और स्पीड जो है तो मतलब कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको, कितनी सडन जो चीज़ों को बदल रहे हैं देश में, तो ये जो है अलग-अलग था हर देश के लिए सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पर इसके फीचर्स और डायरेक्शन सेम थे। ओके, हर कंट्री जो थी चाहती थी कि शिफ्ट हो जाए एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ओके, क्योंकि ना उनको यूएस का दिख रहा था, यूरोप में देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पर खूब सारा पैसा है। अगर हम भी अपने देश में कैपिटलिज्म लेकर के आएँगे, तो हमारे देश में भी पैसा आएगा, तो इन कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा था, ठीक है? तो ये लोग सडन शिफ्ट चाहते थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से ये हटाना चाहते थे, ठीक है? और ऊपर से अगर हम देखें कि जो प्राइवेट ओनरशिप थी ना, वो डोमिनेंट पैटर्न देखने को मिलता है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में। मतलब कि अगर आपको कैपिटलिज्म लेकर के आना तो प्राइवेट ओनरशिप बढ़ जाती है यहाँ पर, ओके? प्राइवेट प्रॉपर्टी सबके पास में होती है, ओके? जैसे कि यूएस में देखो ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ओके? तो जैसे चाइना की बात करें, चाइना में कम्युनिज़्म चलता है, सोशलिज़्म कह सकते हो आप, पर अथॉरिटेरियनिज़्म भी है, ओके? तो कम्युनिज़्म तो किसी जगह भी नहीं है देश में, किसी भी देश में नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि कम्युनिज़्म में सब कुछ कंट्रोल में आता है सोसाइटी के और स्टेट एक्सिस्ट नहीं करता है। कार्ल मार्क्स के आइडिया के अकॉर्डिंगली जो कि हमने आपको शुरू में बताया था, है ना? सोशलिज़्म में क्या होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ रहता है। ओके? पर जो है ये जो है क्या कि यहाँ पर सोशलिज़्म तो था ही और सोशलिज़्म के साथ में अथॉरिटेरियनिज़्म भी देखने को मिला था कि लीडर जो है सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इन सब चीज़ों को हटा कर के अब ये देश क्या कर रहे थे डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे थे, है ना? तो डेमोक्रेसी के साथ-साथ जो है ये लोग चाहते थे कि कैपिटलिज़्म भी आए। कैपिटलिज़्म में प्राइवेट ओनरशिप डोमिनेट करती है, ओके? तो यहाँ पर प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा था। जैसे कि पहले अगर बैंक थे ना, वो नेशनलाइज़ थे, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, अब वो उसको क्या कर रहे हैं वो लोग प्राइवेट के कंट्रोल में दे रहे हैं, है ना? तो प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा था स्टेट एसेट्स का, जो भी स्टेट की जो जितनी भी जो एसेट्स हैं समझ लो ज़मीन वग़ैरह है, प्रॉपर्टी है, ओके ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, अलग-अलग जो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी को अब क्या कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं, तो ये देखने को मिल रहा था।
जो कलेक्टिव फार्म्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग से, ठीक है? कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर में भी लाया गया, ओके? तो पहले क्या था कि सभी लोग साथ में मिलके काम किया करते थे, सभी लोगों का वो फार्म हुआ करता था जहाँ पर वो लोग क्या करते थे खेती-किसानी किया करते थे। अब क्या हुआ, अब वो एक पर्सन का हो गया क्योंकि जो प्राइवेट ओनरशिप आ गई है ना, कि उसने खरीद लिया है तो उसकी ये ज़मीन है पूरी। तो यहाँ पर ना या तो स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म होगा या तो स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म होगा और कोई तीसरा रास्ता नहीं था। ओके, तो ये इन चीजों को लेकर के चल रहे थे। यहाँ पर देखो पहले जो है मैप ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो यहाँ पर ना ये देखो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। ओके, और ये जो है ये रशिया हो गया जो सबसे बड़ा देश निकल के आया था यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में। बेलारूस भी उस टाइम पर इन सब में जो है ये ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, ओके? जो कि पहले सोशलिज़्म फ़ॉलो किया करती थी, अब जो है कैपिटलिज़्म की तरफ आ रही हैं, है ना? तो ये है, ओके? तो शॉक थेरेपी जो थी उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे इकोनॉमीज़ में, है ना? तो डेवलपमेंट जो था उसमें ये होप कर रहे थे कि अच्छा खासा ट्रेड होगा, है ना? अच्छा जो है व्यापार वग़ैरह बढ़ेगा और जो है सडन एंड कंप्लीट स्विच कर लेंगे हम जो ट्रेड जो मतलब कि फ्री ट्रेड करना कि जो है ड्यूटीज़ वग़ैरह नहीं लगाते ना, दो एक कंट्रीज़ दूसरी कंट्री के साथ में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें ड्यूटीज़ का बहुत कम लगाना होता है। क्या होता है जब एक्सपोर्ट होता है ना उसमें भी ड्यूटीज़ इम्पोज़ की जाती है मतलब टैक्स लगाया जाता है और इम्पोर्ट होता है उसमें भी टैक्स लगाया जाता है। ओके? तो इन टैक्स को कम कर दिया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो आप बताओ इसमें फ़ायदा किसको हो रहा था? यूएसए को होगा, है ना? आप फ्री ट्रेड लेकर के आओगे और आपके देश में तो सामान बन नहीं रहा है, तो आप इम्पोर्ट करोगे, यूएसए से सामान खरीदोगे, तो इसमें फ़ायदा तो यूएस का होगा। तो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला था फ्री ट्रेड रिजीम, ओके? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह ये लोग साइन कर रहे थे एंड एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से लोग आपके देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्यों इन्वेस्ट करेंगे? उनको प्रॉफिट चाहिए इसलिए इन्वेस्ट करेंगे, ओके? तो ना इसमें ना ओपननेस देखने को मिलती है कि बाहर से पैसा भी आता है, ठीक है? फाइनेंशियल ओपनिंग भी की इन्होंने, डीरेगुलेशन किया करेंसी एंड कन्वर्टिबिलिटी को। तो किसी भी चीज़ को रेगुलेट नहीं कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है? तो जब ये लोग कैपिटलिज़्म लेकर के आ रहे थे, इकोनॉमी को ओपन कर रहा था, तो बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था। जैसे ना हमारे देश में ना बाहर की कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं क्योंकि हमारे देश को पॉपुलेशन बहुत है हमारे देश में, है ना? तो हमारे देश को एक मार्केट की तरह देखा जाता है। इतने सारे लोग, इनको तो खूब सारा सामान बेच सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर मार्केट की तरह देखा जाता है। फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, यूट्यूब ये लोग कभी इंडिया को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके इतने सारे यूज़र्स हैं ना, इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, इतने सारे लोग जो है फ़ोन में घुसे रहते हैं। सब लोग देश को जो है मार्केट की तरह देखते हैं पॉपुलेशन को, ओके? तो जो ट्रांज़िशन था ना उसमें पुराने जो अलायंसेस थे, जो ग्रुप बनाया हुआ था, जो एग्रीमेंट वगैरह चल रहे थे सोवियत ब्लॉक में, तो उसको भी ख़त्म किया गया था, उसको भी चेंज किया गया था, ठीक है? तो हर स्टेट जो है उस ब्लॉक का अब डायरेक्टली कनेक्टेड था वेस्ट के साथ में और एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं थे। अगर ठीक है आप अलग-अलग देश बन गए थे, पर आपको एक-दूसरे कंट्री जो आप इतने सालों से साथ में थे, तो आपको एक-दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी कनेक्ट रहना था, है ना? स्टेट जो थे तो एकदम वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे थे वो लोग, है ना? तो उसी में इन्वॉल्व होते जा रहे थे। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट जो थे, अब जो उसके लीडर्स थे, तो हर चीज़ को वो गाइड कर रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे। तो जहाँ वहाँ पर कैसा डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर कैसी ऑर्गनाइज़ेशन रहेगी, ये हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है? हर एक चीज़ को गाइड कर रहे थे जो वेस्टर्न स्टेट थे, ईस्टर्न जो भी देश जो था कैपिटलिस्ट बनना चाहता था ना, उसकी तरफ जो है, ये लोग उसको गाइड कर रहे थे। अब शॉक थेरेपी हमने देखा सडन चेंज हो रहा था जो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, है ना? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? इसका इफेक्ट क्या हुआ? है ना? शॉक थेरेपी की वजह से जो 1990s के टाइम पर उसकी वजह से जो तो 1990s के टाइम पर जो है उन्होंने क्या किया था प्रॉमिस किया था कि हम जो है देश में खूब अच्छा ग्रोथ होगा, पैसे आएँगे, है ना? अच्छा खासा कंज़म्पशन होगा, है ना? तो इन चीज़ों पे जो मतलब इकोनॉमी एकदम ग्रोथ करेगी, ओके आपका देश डेवलप्ड होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिली, ओके? तो इन्होंने क्या किया एकदम सडन चेंज नहीं होता है ना इकोनॉमी में, धीरे-धीरे चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं क्योंकि पूरे देश के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना? तो ये सडन चीज़ों की वज़ह से जो है र्यून हो गई और ज़्यादा खराब हो गई थी इकोनॉमी की सिचुएशन, ओके और इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला जनता के ऊपर उस रीजन की, उस जगह के लोगों ने सफ़र किया। रशिया में देखने को मिला स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स था, वो भी कोलैप्स हो गया। तो 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट जो थे उसको
बेच दी गई। ओके, समझो कि गवर्नमेंट अपना सारी की सारी जो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी बेच रही है ना? प्राइवेट के हाथों, तो लोग उसको खरीद लेंगे। ओके, और फिर रीस्ट्रक्चर करना पूरी चीज़, तो वो सारा का सारा कंट्रोल मार्केट के पास में आ गया, मतलब जो बिज़नेस वाले थे ना उनके पास में आ गया। गवर्नमेंट की जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट नहीं देख रही है चीज़ों को। ओके, तो इससे सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी खराब होने लगी थी, सब बर्बाद होने लगा था। ओके, तो इसको लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन हिस्ट्री कहते हैं। सॉरी, गैराज सेल। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो गैराज सेल देखने को मिलती है, इसमें जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ थी ना, उनको भी जो है कम दामों में बेच दिया गया था। जैसे कि हमारे देश में ना अगर कोई लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइज है, जैसे कि जो एयर इंडिया की बात की थी, एयर इंडिया बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। पहले एयर इंडिया को नेशनलाइज़ किया गया था ना, टाटा से ही खरीदा गया था, फिर उन्हीं ने वापस टाटा ने अपनी एयर इंडिया खरीद ली। ओके, तो यहाँ पर देखने को मिला गवर्नमेंट अगर जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज़ है उसको अगर बेचती है तो ठीक है, पर जो है जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रही है, जो इंडस्ट्री जो पब्लिक एंटरप्राइज़ है, उसको अगर बेचती है ना गवर्नमेंट कम दामों में, तो ये नुकसान होता है। तो यहाँ पर यही देखने को मिला, जो अच्छी-अच्छी इंडस्ट्रीज़ थी गवर्नमेंट के अंदर, उनको भी उन्होंने कम दामों में बेच दिया था। ठीक है? ये प्राइवेटाइज़ेशन के चलते। तो ना जनता को वाउचर्स दिए गए थे कि आप जो है खरीदारी कर सकते हो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने वो वाउचर्स जो दिए गए थे ना, उनको भी ब्लैक मार्केट में बेच दिया जा कर के, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ओके, तो उनको उस वाउचर की कीमत समझ में नहीं आई। बाद में लोग फिर उनको समझ में आया होगा। ओके, तो वैल्यू जो रूबल की थी ना, जैसे हमारे देश में रुपी चलता है ना, रशिया में रूबल चलता है। ओके, उनकी करेंसी है। तो उसकी एकदम डिक्लाइन हो गई थी। ओके, कम हो गई थी। जैसे हमारे देश में ना रुपी का अगर आप बोलो ना कि डेप्रिसिएशन हो गया है, ओके, और एप्रिसिएशन ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अभी प्रेज़ेंटली अगर हम देखें, तो ₹1 के लिए जो है हमें कितने डॉलर चाहिए पड़ते हैं, मतलब $1 खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने को मिलते हैं? $1 खरीदने के लिए जो हम कितने देते हैं, ₹80 देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है हमारी रुपए की वैल्यू। ओके, अगर जो है $1 के लिए अगर हमको, जैसे अब क्या हुआ, अगर बाद में $1 के लिए अगर हमको जैसे ₹60 देने पड़ रहे हैं, है ना? तो इसमें क्या देखने को मिला, हमारी रुपए की वैल्यू बढ़ गई है अब, ओके? अब हमें $1 खरीदने के लिए जो है हमको कम पैसे देने पड़ रहे हैं। डॉलर खरीदने के लिए अगर हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि रुपए की वैल्यू कम हो गई है। इसी तरीके से रशिया की करेंसी जो थी रूबल, उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही थी। अगर उसको अब बाहर से सामान खरीदना होता ना, और इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर ना डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि ना यूएसए ने इस तरीके का सिस्टम बना दिया है, खूब पैसा बाँटा लोगों को, तो अब डॉलर पे ही डिपेंडेंट हो गए थे। ओके, तो डॉलर पे ये लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर रूबल जो है बहुत सारे रूबल देकर के $1 खरीदना पड़ रहा है, तो इसमें क्या रूबल की वैल्यू बहुत कम हो गई है। ओके, तो इसकी वज़ह से महँगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वज़ह से लोगों की जो सेविंग्स थी सारी की सारी कम हो गई है। ओके, कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो था वो भी खत्म हो गया था, है ना? प्राइवेट चीज़ें चल रही थी। ओके, तो फूड सिक्योरिटी भी नहीं बची थी। रशिया जो है स्टार्ट करने लगा था, रशिया में हमने पढ़ा था ना पिछली जो वीडियो में भी, कि रशिया को जो है बाहर से जो खाना वगैरह खरीदना पड़ रहा था। रियल जीडीपी जो रशिया की थी 1999 में, वो बहुत ही कम हो गई थी 1989 तक अगर देखें तो। ओके, तो मतलब जो 1989 से कंपेयर में 1999 में और ज़्यादा जीडीपी उनकी डिक्लाइन हो गई थी। गुड्स एंड सर्विसेज़ जो होते हैं, जो भी हमारे जो देश के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं ना, उनको उसका सारा का सारा कैलकुलेशन होता है। ओके, तो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था, जो पहले जो बेचा खरीदा करते थे, जो भी ट्रेड चला करता था, वो पूरा खत्म हो गया था, और उसकी जो जो उसके अपोज़िट कोई जो है अल्टरनेटिव भी नहीं था कि हम किस तरीके से अब इकोनॉमी को फिर से लेकर के चले, है ना? तो ये सडन चीज़ें चेंज करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा था। जो पहले का सोशल वेलफेयर सिस्टम चलता था, वो भी पूरा खत्म हो गया था। सोशलिज़्म में क्या होता था, गवर्नमेंट खूब सारी जो है वेलफेयर स्कीम चलाया करती थी लोगों के लिए, लोगों का बहुत ध्यान रखती थी। ओके, जैसे कि पब्लिक स्कूल हो गए, ओके, गवर्नमेंट के ओन्ड और हॉस्पिटल्स हो गए, लोगों को वेलफेयर, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, हर एक चीज़। ओके, तो ना प्राइवेटाइज़ेशन देखने को मिला। जैसे हमारे देश में नहीं, हॉस्पिटल्स हो गए, तो यहाँ पर प्राइवेट वाले कितनी लूट मचाते हैं ना, लोगों को ढंग की सर्विसेज़ के नाम पर जो है बड़े-बड़े, लंबे-लंबे बिल निकल के आ जाते हैं हॉस्पिटल से। स्कूल में देखो छोटे बच्चे की नर्सरी की फीस तक लाखों में पहुँच रही है आजकल तो।
है ना? तो अगर गवर्नमेंट काम करती है ना, तो इतने प्राइस नहीं बढ़ते हैं। पर अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तो प्राइवेटाइज़ेशन अगर इन चीज़ों में होता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ता है। विथड्रॉल हो गया था, गवर्नमेंट जो है कई सारी जो सब्सिडीज़ दिया करती थी लोगों को, गरीब लोगों को, वो सारी चीज़ें भी खत्म हो गई थी। ओके? तो मिडल क्लास जो थी, वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स हो गए थे, और जो वो मतलब कि ये क्या कि देश में अगर देखें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये लोग एकदम साइडलाइन हो गए थे। ओके, मिडल क्लास भी जो है सफ़र कर रही थी इसमें। और जो अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे, ठीक है, जो स्किल्ड पीपल थे, वो लोग सब माइग्रेट हो गए थे, इधर-उधर चले गए देश, मतलब कहीं और चले गए। वो है ना, देश भी छोड़ देते हैं कई लोग तो, अगर उनको प्रॉपर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं तो। तो माफिया इमर्ज हो गए थे इन कंट्रीज़ में, ठीक है, माफिया जो इल्लीगली ट्रेड करते हैं, जो गलत काम भी करते हैं, है ना? तो इन कंट्रीज़ में माफिया का राइज़ हो गया था, जो कि कंट्रोल कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जो भी खरीदना-बेचना, जो भी चल रही थी चीज़ें। प्राइवेटाइज़ेशन की वज़ह से बहुत ज़्यादा जो डिस्पैरिटीज़ आ गई थी, ओके। कुछ लोग जो हैं बहुत अमीर हो गए थे, कुछ रीजन में खूब डेवलपमेंट हो गया था, कुछ रीजन में बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बैकवर्ड रह गए थे। पोस्ट सोवियत स्टेट जैसे कि रशिया हो गया, तो रशिया में भी ना डिवीज़न बहुत देखने को मिला था रिच एंड पुअर रीजन में। एक रीजन देखो तो अच्छा खासा रिच है, एक पुअर। जैसे हमारे देश में भी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, कई स्टेट अच्छी पॉलिसीज़ लेकर के चलते हैं, वहाँ पर करप्शन लो है, तो वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। जैसे केरल की बात करें, ठीक है, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट में ना एजुकेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं वो लोग, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। पर नदर्न स्टेट में जैसे कि एग्जाम्पल है हम बिहार का, तो वहाँ पर करप्शन बहुत हाई है, ओके, वहाँ पर सर्विसेज़ भी ढंग की नहीं प्रोवाइड की जाती लोगों को। तो ये क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रही है ना? तो इसकी वजह से ना आगे की फ्यूचर जनरेशन भी झेलती है फिर, क्योंकि उनको सर्विसेज़ ढंग की नहीं मिलती ना। तो पहले के सिस्टम से अगर देखें, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सिस्ट करने लगी थी लोगों के बीच में। अमीरी-गरीबी का बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया था। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो था, मतलब कि 2 चीज़ें लेकर के आनी थी ना, कि जब जो नई-नई कंट्रीज़ निकल के आ रही थी, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बाद में, तो वहाँ पर क्या डेमोक्रेसी लेकर के आनी है प्लस कैपिटलिज़्म। तो लोग जो है कैपिटलिज़्म पे तो फ़ोकस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है, पर डेमोक्रेसी पे उतना फ़ोकस नहीं किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को भी लेकर के चलना है, ठीक है? तो बड़ी जल्दी-जल्दी में इनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, आप बता सकते हो? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके जो लीडर्स थे उन्होंने पढ़ा था। और हर एक चीज़ को अपने देश की चीज़ों के अकॉर्डिंगली, जो चीज़ों को ढाल करके, और फिर हमारा संविधान बनाया, और फिर उस संविधान को इतना अच्छा बनाया कि वो हमारे देश को आज भी लेकर के चल रहा है। पर यहाँ पर देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी-जल्दी में बनाया गया ड्राफ्ट में, ओके, फटाफट एकदम बनाया गया, जैसे कि रशिया की बात करें, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई प्रेसिडेंट को, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे, ओके, और जो है पावर जो ना, जो इलेक्टेड लोग थे ना, उनकी पावर्स बहुत कम कर दी गई इसमें। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी गड़बड़ी देखने को मिली जल्दी-जल्दी की वज़ह से। सेंट्रल एशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उनके पास भी खूब सारी पावर थी, ओके, जो कि अथॉरिटेरियन बन गए, फिर गद्दी को उन्होंने छोड़ा नहीं, और जो कुर्सी पकड़ के बैठ गए वो फिर। ओके, और फिर उसके बाद में जो है क्या देखने को मिला, अथॉरिटेरियन देखने को मिला, अथॉरिटेरियनिज़्म देखने को मिला। वहाँ पर हर एक चीज़ जो है लीडर ने कंट्रोल कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट जो थे तुर्कमेनिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, इन्होंने अपने आप को अपॉइंट कर लिया पावर में कि हम जो है 10 साल के रहेंगे, और फिर जो है एक्सटेंड करते गए ये 10 साल के लिए। ओके, तो ऐसे टर्म बढ़ाते गए। जैसे कि आज के टाइम पर रशिया में देखिए पुतिन कितने सालों से रूल कर रहे हैं, है ना? तो उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा लिया है, ठीक है? 26-27 साल की वो ही रूल में रहेंगे, जब तक ज़िंदा है तब तक वो जो है गद्दी में बैठे रहेंगे, ठीक है? रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, और जो है कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, ओके? कोई भी अपनी नाराज़गी नहीं दिखा सकता, कोई भी अपोज़ नहीं कर सकता, ओके? जुडिशियल कल्चर, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी ना, वो उतनी एस्टेब्लिश नहीं हुई, इन कंट्रीज़ में नहीं रही, ओके? और आज के टाइम पर भी नहीं है। जैसे हमारे देश में देखें तो जुडिशरी की भी बहुत पावर देखने को मिलती है। हमने पढ़ाया था ना केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें। तो हमारे देश में जुडिशरी भी बहुत पावरफुल है, चेक लगाती है गवर्नमेंट की पावर्स पे।
तो ये जो इकोनॉमीज़ थी, जो अलग-अलग कंट्रीज़ की, तो अगर रशिया की बात करें तो इन्होंने फिर से जो है रिवाइव करना शुरू किया 2000 में। ओके, तो 10 साल लग गए इनको उभरने में चीज़ों को इंडिपेंडेंस के बाद में, है ना? तो इनका रीज़न जो था रिवाइवल का कि इनकी इकोनॉमीज़ जो थी इसमें ना कई सारे रिसोर्सेज़ थे। रशिया में खूब सारे रिसोर्सेज़ मिलते हैं, तो रशिया जो है ऑयल वगैरह भी एक्सपोर्ट करता है। हमारे देश ने भी खूब सारा ऑयल खरीदा रशिया से, है ना? तो नेचुरल गैस और मिनरल्स भी सप्लाई करता है रशिया। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, टर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनमें अच्छे खासे ऑयल और गैस प्रोड्यूसर हैं ये लोग। इसलिए इनकी इकोनॉमी जो है फिर से चल गई, क्योंकि ये लोग जो है फिर ये लोग अपना ट्रेड करने लगे थे ना। और दूसरी कंट्रीज़ थी, उनको भी अच्छी खासी ऑयल पाइपलाइन मिली। ओके, अपने देशों में पाइपलाइन बिछाते रहे ये लोग और उनको जो रेंट के थ्रू जो किराया भी मिलता गया उसका, है ना? यूरोप में भी कई सारी पाइपलाइन गई थी रशिया से। यूक्रेन-रशिया के वॉर की वज़ह से जो है चीज़ें रुक गई थी फिर। फिर जो है रशिया से खूब सारा तेल हमने भी खरीदा, चाइना ने भी खरीदा और फिर से इनके देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो जो पहले के सोवियत यूनियन थे, उनमें ना कई सारी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, बहुत सारे झगड़े भी हुआ करते थे और सिविल वॉर्स भी हुआ करती थी और जो रिबेलियन भी हुआ करते थे। तो इन देशों में ना जो बाहर से जो आउटसाइड पावर्स थी उनका भी बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है? उन्होंने भी चीज़ों को बिगाड़ा है, ठीक है? रशिया की बात करें तो यहाँ पर 2 रिपब्लिक थे, चेचन्या, ठीक है? और दागेस्तान, ठीक है? तो ये जो 2 रिपब्लिक थे इसमें ना वॉयलेंट जो देखने को मिला था, ये लोग अलगाववाद मूवमेंट था, ये बोलते थे कि हमको अलग होना है रशिया से। ठीक है, तो देश को छोड़ने की बात कर रहे थे और कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है कि हमारे देश का कोई रीजन जो ऐसी बात करे, है ना? तो मॉस्को की मेथड थी इन चीज़ों को डील करने से उन्होंने क्या किया, मतलब कि मॉस्को की बात करें ऐसे ना, जैसे हमारे देश को क्या बोलते हैं, न्यू दिल्लीज़, ओके? जैसे यूएस को जो है उनके कैपिटल्स के नाम से बोला जाता है, ओके? जैसे बीजिंग की चाइना की बीजिंग के नाम पे बोला जाता है कि बीजिंग स्टेप, ओके? तो ऐसे ही ना रशिया की कैपिटल मॉस्को है, तो मॉस्को की क्या मेथड थी, उनके ऐसे अल्टरनेटिव नेम है, ऐसे बोला जाता है कैपिटल के नेम पर, है ना? तो जो चेचेन रिबल थे ना, जो ये रीजन था चेचन्या, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री का यूज़ किया, बॉम्ब वगैरह डाले और खूब सारे लोगों को मारा, है ना? तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ था यहाँ पर और ये लोग फिर भी जो है लोगों की चाहत जो थी इंडिपेंडेंस के लिए उसको जो है डरा नहीं पाए थे, उसको खत्म नहीं कर पाए थे। आज भी जो है चेचन्या में थोड़ा बहुत देखने को मिलती हैं ये सारी चीज़ें। सेंट्रल एशिया की बात करें तजाकिस्तान में, तो यहाँ पर सिविल वॉर देखने को मिली थी, लोग आपस में लड़ गए थे, जो कि 10 साल तक चली थी, 2001 तक, ठीक है? तो मतलब ये देखो सारी कंट्रीज़ ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस की है, जब ये लोग यूएसएसआर से अलग हो गए थे। इस रीजन में ना सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ओके? तो जैसे अज़रबैजान की बात करें तो नगरोना-काराबाख रीजन के लिए ये लड़ते हैं, अज़रबैजान और अर्मेनिया जो कि लड़ते हैं, ठीक है? तो कुछ लोकल अर्मेनियन जो है वो चाहते हैं कि इसमें से अलग हो जाएँ और अर्मेनिया को जॉइन कर लें। इनका रिलीजन भी अलग है, ओके? क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में भी डिवीज़न है यहाँ पर, ओके? तो जॉर्जिया में देखें तो जॉर्जिया में भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करती हैं 2 प्रोविंसेस, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी सिविल वॉर हो गया था। ओके, तो ऐसे ही मूवमेंट जो देखने को मिलते हैं, यूक्रेन में भी देखने को मिला, किर्गिस्तान में भी देखने को मिला, जॉर्जिया में। तो इन कंट्रीज़ में ना प्रोविंसेस फाइट कर रही हैं रिवर वाटर्स के लिए। हमारे देश में भी जो है रिवर वाटर के लिए जो लड़ाई होती है नदियों की वजह से, आपने सुना होगा महानदी वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट वेरी फेमस है ना? तो इसके बारे में तो ऐसे ही हर देश में होता है, ये प्रॉब्लम्स ना हर देश में एग्ज़िस्ट करती हैं। इसकी वज़ह से क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है ना, उनकी लाइफ़ जो डिफ़िकल्ट हो जाती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थे, इसमें अच्छे खासे रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, ओके? तो जैसे किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ओके? ताजिकिस्तान, तो यहाँ पर ना कई सारे रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज़ हो गए, ऑयल वगैरह भी मिलते हैं, तो इसकी वज़ह से इनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ, इन्होंने बेचा ये चीज़ें, तो इनको बेनिफिट भी हुआ, है ना? सेंट्रल एशियन जो है इसमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, बाहर के जो पावर्स एंड ऑयल कंपनीज़ हैं उनका, ठीक है? मतलब बाहर की कंपनीज़ भी आती है ना कि हम निकालेंगे आपके देश में जो है ऑयल वगैरह, हमको दो टेंडर, है ना? तो इसका भी कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। जो रीजन जो रशिया के नेक्स्ट टू रशिया है, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की बात करें हम और जो वेस्ट एशिया के आस-पास है, तो 11 सितंबर 2001 में यूएस जो है मिलिट्री बेसेस बनाना चाहते थे इन रीजन में। ओके, तो इन कंट्रीज़ को जो है, इन गवर्नमेंट्स को जो है, सेंट्रल एशियन स्टेट को इन्होंने मतलब कि यूएस ने क्या किया, इन देशों को पैसे पे किए और बोला कि हमको बेस दो, मतलब एरिया दो जहाँ पर जो है हम अपने मिलिट्री वगैरह को जो उतार सकें, ठीक है? जैसे कि एयर जो
जो इनकी एयरफोर्स आई, एयरप्लेन्स आए, ठीक है? तो सेंट्रल एशिया में आकर के रुक गए। क्योंकि जो है अफ़गानिस्तान और इराक में वॉर हो रही थी, तो उस टाइम पर जो है पास वाले रीजन से उड़ के जाना और अटैक करना ये सब ईज़ी हो जाता है ना? तो ये लोग ने जो है यहाँ पर बेस बना लिया था यूएस ने अपना। पर रशिया जो है, तो रशिया इन जो देशों को अपने पास का जो देश मानता है, इसलिए वो चाहता है कि यहाँ पर रशिया का इन्फ्लुएंस हो, ना कि यूएस का। अब वही चीज़ देखो, पहले यूएसएसआर से जो है उलझता था यूएसए, अब जो है रशिया आ गया है यूएसएसआर की जगह, है ना? तो इन चीज़ों में उलझ जाते हैं ये लोग। चाइना का भी इंटरेस्ट था, चाइना भी चाहता था कि हमको अच्छे खासे रिसोर्सेज़ मिलें, ठीक है? चाइनीज़ ने भी शुरू कर दिया था कि वो सेटल होने लगे बॉर्डर्स के पास में। एंड जो है ट्रेड वगैरह कंडक्ट करें। ओके, चाइना की भी बॉर्डर लगती है ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में। तो ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो चेकोस्लोवाकिया जो है वो स्प्लिट हो गया था पीसफुली, 2 2 कंट्री बन गई थी इसकी, चेक एंड स्लोवाक, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट हो गई थी 2 कंट्री, तो चेकोस्लोवाकिया भी टूट गया था। मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था हमको बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया सॉरी यूगोस्लाविया में, ठीक है? तो ये देश से कई सारे देश निकले थे। ओके, तो सेवरल प्रोविंसेस जैसे कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, ठीक है? तो इन सब ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं। 1991 में इसमें से भी कई सारे देश टूट कर के निकले, ठीक है? तो एथनिक सर्ब्स जो थे, जो सर्ब एक कम्युनिटी थी, तो वो लोग, तो सब लोगों ने ना अपोज़ किया था, ठीक है? और जो है मैसेकर हो रहा था, बहुत सारे जो नॉन सब बोस्नियन थे, उनको जो बहुत सारे लोगों को मारा भी गया था। तो इसमें ना नाटो ने भी इंटरवेंशन किया था, मतलब नाटो जो ग्रुप है, उन्होंने उनकी आर्मी ने भी इसमें जो है पार्ट लिया था ताकि चीज़ों को शांत किया जा सके। बॉम्ब गिराए थे यूगोस्लाविया में सॉरी, तो यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें की गई थी ताकि टैकल कर सकें। यहाँ पर सिविल वॉर भी हो गई थी। इंडिया के साथ में जो है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ में कैसे रिलेशन है, मतलब कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कि यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद से निकली थी, तो उनके साथ में हमारे कैसे संबंध हैं, हमारे रिलेशन कैसे हैं इंडिया के? इंडिया ने अच्छे खासे जो रिलेशंस बना कर के रखे हैं अपने सारी सोवियत कंट्रीज़ के साथ में, जो पोस्ट सो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, ओके। पर हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखने को मिलते हैं रशिया के साथ में। रशिया और इंडिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी। ओके, रशिया का साथ हम लोग कभी नहीं छोड़ता है हमारा देश। ओके, आपने देखा यूक्रेन रशिया वॉर में भी हमारे ऊपर यूएस ने बहुत प्रेशर बनाया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बहुत प्रेशर बनाया कि हम रशिया के अगेंस्ट हो जाएँ। पर हमारा देश रशिया के अगेंस्ट नहीं गया था, क्योंकि 1971 की वॉर में भले ही वो यूएसएसआर था, पर यूएसएसआर की जगह अब रशिया है। तो उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया था, है ना? तो इंडिया के और रशिया के जो रिलेशन हैं, वो हिस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, भरोसा है उसमें, ठीक है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, ओके। और जो है अच्छा खासा हमारा चलता है रिलेशन रशिया के साथ में। इंडियन हीरोज़ हो गए, चाहे वो राज कपूर हो, अमिताभ बच्चन हो, ठीक है? और जो एंशिएंट टाइम पर भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे सेंट्रल एशियन के साथ में, मतलब जुड़े हुए थे पूरा जो है, जैसे सेंट्रल एशियन जो है, वहाँ से कई सारी ट्राइब्स आई थी, जिनका पूरे में राज्य हुआ करता था, नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल एशिया में। जैसे कि इंडो ग्रीस आए थे ना, उसके बाद में जो है बैक्ट्रियन, सॉरी ये एंशिएंट हिस्ट्री का हो जाएगा। पर हाँ, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, ठीक है? तो राज कपूर से हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, इनके बारे में भी रशिया में देखें तो लोग जो है इनकी मूवीज़ देखा करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो जो घरों में नाम है लोगों के, इसमें पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में देखें तो अच्छा खासा इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री का भी जो नाम देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ना हिंदी फ़िल्मों के जो नाम, सॉन्ग ये सब चीज़ें भी चलती हैं। मतलब वो लोग ना हमारे कल्चर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी। रशिया और इंडिया जो है शेयर करते हैं विज़न कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब ना ही एक पावर हो वर्ल्ड में, ना ही 2 पावर हो, हर एक कंट्री को इक्वल समानता के साथ में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे कि आज के टाइम पर देखें यूएसए भी पावर है, रशिया भी पावर है, चाइना भी पावर है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ओके, जापान हो गया, जो जो क्यू कनाडा हो गया, तो ये सारी कंट्रीज़ पावरफुल हैं, ठीक है? तो आज के टाइम पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलता है। कई सारी पावर एक्सिस्ट करती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। कलेक्टिव सिक्योरिटी भी है, जिसमें ना अगर किसी एक के ऊपर अटैक होता है ना, तो वो खतरा माना जाता है सारी कंट्रीज़ के ऊपर। तो उसमें सभी लोग रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि नेटो की बात करें तो उनका यही जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है। ग्रेटर रीजनलिज़्म भी एक्सिस्ट करता है। ठीक है? तो रीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं जो लोग, और जो है बातचीत के थ्रू सेटलमेंट भी किए जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, ओके? जो ना किसी एक चीज़ को जैसे
एरिया को अलग-अलग एरिया को क्लेम करते हैं, अलग-अलग आइलैंड को क्लेम करते हैं, तो नेगोशिएशन के थ्रू ये चीज़ें सुलझाई जाती हैं। सबकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है हर कंट्री की, ठीक है? सारे देश आज़ाद है कि उनको किस देश के साथ में कैसे रिश्ते रखने हैं। पर हाँ, यूएस के खिलाफ कोई नहीं जा पाता है, चाइना के खिलाफ नहीं जा पाते क्योंकि लोगों की उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। चाइना से तो बहुत सारे देशों ने उधार लेकर के रखा है, तो इसलिए वो चाइना के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती है, डिसीजन मेकिंग होती है यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन देखने को मिलता है वर्ल्ड लेवल पे, ओके, जिसको ज़रूरत है रिफॉर्म करने की, जिसमें और ज़्यादा इसको मजबूत किया जाए, डेमोक्रेटाइज़्ड किया जाए, ठीक है? डेमोक्रेसी लाई जाए यहाँ पर क्योंकि यूएन ना आज के टाइम पर भी बायस्ड है, जो वेस्ट की तरफ, ठीक है? तो 80 बायलैटरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंडिया और रशिया के बीच में साइन किए गए थे, जो समझौते वगैरह और एग्रीमेंट किए गए इंडिया और रशिया के बीच में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हमारा 2001 में साइन किया गया था, ठीक है? तो इंडिया को सपोर्ट भी करता है रशिया कई सारी चीज़ों में, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया, एनर्जी सप्लाईज़ हो गई, ठीक है? हम शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल टेररिज्म वगैरह अगर देश में कहीं हो रहा है, ओके, 2 देशों के बीच में ऐसे ही रिलेशन होते हैं, ठीक है? सेंट्रल एशिया में असेस कर पाएँ, वहाँ पर जा सकें रशिया के एंड अपने रिलेशन हम बैलेंस भी करते हैं। हमारे रिलेशन रशिया के साथ भी है, हमारे रिलेशन यूएस के साथ में भी है, ठीक है? हमारे रिलेशन चाइना के साथ भी है और यूएस के साथ में भी है। तो हर देश के साथ में हम अपने रिलेशंस को मैनेज करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है? रशिया जो है इसमें अगर देखें तो उसको भी बेनिफिट होता है रशिया का, म्यूचुअल बेनिफिट देखने को मिलता है। रशिया भी हमको बेनिफिट करता है, रशिया को भी हम बेनिफिट करते हैं, ठीक है? तो हम रशिया से खूब सारे हथियार खरीदते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है हम उसके लिए बायर है, मार्केट है इंडिया हथियारों के लिए, ठीक है? रशिया अपने कई सारे हथियार हमें बेचता है। एस-400 सिस्टम हमने खरीदा था रिसेंटली, है ना? ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाई है साथ में मिल कर के। ठीक है, तो हमने जो है रशिया के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाई। रशिया की एक ख़ास बात ये है कि रशिया ना हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। मतलब अगर अगर हम उसके साथ में कोई हथियार बना रहे हैं ना, तो वो हमें टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं कि इस तरीके से वो बनाया जाता है। यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, ठीक है? तो इंडियन मिलिट्री जो है उसको अच्छे हार्डवेयर सारी चीज़ें तो रशिया से मिल जाती हैं, अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलता है। अभी रिसेंटली जब यूक्रेन-रशिया वॉर चल रही थी, तो हमने खूब सारा जो तेल भी खरीदा सस्ते दामों में रशिया में। रशिया को अकेले नहीं छोड़ा क्योंकि वर्ल्ड में ना वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ थी, सबने रशिया को आइसोलेट कर दिया था। अगर हम भी छोड़ देते तो रशिया के पास में सिर्फ़ ऑप्शन बचता चाइना का और हम कहीं भी नहीं चाहेंगे कि चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाए रशिया पूरा। तो रशिया जो है एक सॉरी इंडिया जो है एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, मतलब हमें तेल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ टू व्हीलर भी बहुत एक्सिस्ट करते हैं, ठीक है? तो हम क्रूड ऑयल खरीद के लेकर के आते हैं, कच्चा तेल, उसमें से पेट्रोल, डीज़ल, ग्लिसरीन बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो कच्चा तेल जो है हम रशिया से खूब सारा खरीदा, ठीक है? जो कि रशिया हमें बेचता है, रशिया का भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है, ओके। तो उसने हमारी मदद भी की है जब हमारे देश में ऑयल क्राइसिस भी रहा, ठीक है? तो इंडिया जो है अपनी इंक्रीज़ कर रहा है अपनी एनर्जी इम्पोर्ट्स रशिया के साथ में। जो तमिलनाडु में कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें न्यूक्लियर सप्लाइज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में ना यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम रशिया से खरीद लेते हैं, ओके? और जो कज़ाकिस्तान हो गए, तुर्कमेनिस्तान हो गए, इनके साथ भी हमारे अच्छे खासे रिलेशन हैं। एनर्जी सप्लाइज़ करते हैं, एनर्जी देते हैं हमें, है ना? मतलब कि हम एनर्जी इम्पोर्ट इन द सेंस कि हम ऑयल खरीद रहे हैं उनके यहाँ से, यूरेनियम वगैरह भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके, हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगता है ना? और कोऑपरेशन भी करते हैं हम इन रिपब्लिक्स के साथ में हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, पार्टनरशिप भी है। ओके, इन्वेस्टमेंट भी है ऑयल फील्ड में, रशिया में भी हम इन्वेस्टमेंट करता है हमारा देश। तो रशिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रशिया ने हमारे देश में जो है स्टील प्लांट भी खुलवाए थे, ठीक है? हेल्प की थी हमारे देश की। तो रशिया से ही हमने जो यूएसएसआर कह सकते हो आप, उनसे ही हमने जो सोशलिज़्म का आइडिया लिया, है ना? और प्लान्ड इकोनॉमी का आइडिया लिया था, जब जो हमारे यहाँ जो पहले प्लानिंग कमीशन चला करता था ना, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। ओके, तो ये भी आइडिया हमने लिया था 5 ईयर प्लान का रशिया से। तो रशिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी और हमें हेल्प करता है स्पेस की इंडस्ट्री में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्राय क्रायोजेनिक जो इंजन है, जो रॉकेट लगता है, ठीक है? तो इसरो को बहुत ज़रूरत होती है इसकी, तो उसमें भी इंडिया की हेल्प की थी रशिया ने, हैं? रशिया और इंडिया जो है कोलैबोरेट करते हैं साइंटिफिक प्रोजेक्ट में भी, ठीक है? तो कई दिशाओं में हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ में।
जैसे यहाँ पर देखो फ्लैशबैक दिया हुआ है, इंडिया और यूएसएसआर के किस तरीके के रिलेशन थे। कोल्ड वॉर के टाइम पर जो है इंडिया और यूएसएसआर की स्पेशल रिलेशन थे, ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो ना सोवियत कैंप का पार्ट था। कोल्ड वॉर के टाइम पर ना 2 खेमे 2 ग्रुप बन गए थे। एक तो यूएस का सपोर्ट हो रहा था, लोग कर रहे थे और एक यूएसएसआर का सपोर्ट कर रहे थे। हमारे देश था और कई सारे जो नए-नए आज़ाद हुए थे देश जिनको आज़ादी मिली थी, डीकोलोनाइज़्ड हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे किसी भी देश का पार्ट मतलब किसी भी ग्रुप का पार्ट बनना। अगर हम ऐसे बन जाते ना, तो हो सकता था थर्ड वर्ल्ड वॉर हो और हम सब इन चीज़ों में उलझ जाते। ठीक है? तो उन्होंने क्या बनाया था नॉन नॉन अलाइन्ड मूवमेंट बनाया था। 1961 के बाद से तो इन्होंने ऐसा ग्रुप बना लिया कि हम किसी के साथ में भी नहीं जुड़ेंगे, है ना? तो ना ही यूएसएसआर के साथ में, ना ही यूएसए के साथ में। यूएस के साथ में पाकिस्तान जाकर के जुड़ गया था। ओके, तो इनका ग्रुप में ये बन गया था, तो पाकिस्तान को खूब पैसा मिला था यूएस से, ठीक है? पर यूएसएसआर के साथ में हमारे स्पेशल रिलेशन थे, यूएसएसआर ने हमारी 1971 में वॉर में भी हेल्प की थी, तो लोगों को ऐसा लगता था, लोग क्रिटिसाइज़ करते थे इंडिया को कि यू इंडिया जो है ना, यूएसएसआर के ग्रुप का पार्ट है, ओके? तो मल्टी डायमेंशनल हमारे रिलेशन देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन देखने को मिलते हैं। सोवियत यूनियन हमें हेल्प करता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में हेल्प की थी उसने। ओके, जब हमारे यहाँ डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी ना, तो उस टाइम पर हमको हेल्प की थी, असिस्टेंस भी दिया था। हमें एड दिया, पैसे वगैरह भी प्रोवाइड किए थे। स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी, अभी हमने आपको बताया। भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम और मशीनरी प्लांट भी बनाने में हेल्प की थी। भारत जो हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, उनके साथ में। सोवियत यूनियन ने एक्सेप्ट किया इंडियन की करेंसी फॉर ट्रेड, ठीक है? तो हम रूबल, रुपी में ट्रेड की भी बात की थी। जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे कि वो डॉलर यूज़ नहीं कर सकता। उस टाइम पर भी हमने रूबल ट्रेड की बात की थी कि हम रूपी और रूबल से ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज करते हैं तो आज के जो यूएसएसआर के साथ भी हमारे ऐसे रिलेशन थे। ओके, पॉलिटिकल अगर देखें सोवियत यूनियन जो है सपोर्ट करता है इंडिया की पोज़ीशन को कश्मीर इश्यू में, ठीक है? कश्मीर इश्यू में क्या हुआ था, कश्मीर का इश्यू जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो जो है यूएन में लेकर के चले गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि ये हमारे देश का इंटरनल मैटर है, हम डील कर लेंगे, आर्मी भेज करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, पाकिस्तान को भगा देंगे। पर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, नहीं-नहीं हम जो है इसको यूएन में लेकर के जाएँगे और यूएन में उस टाइम से जो मुद्दा अटका ही हुआ है, ठीक है? यूएन ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। तो अब जो वोटिंग होती है ना, तो कौन सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के इश्यू में, तो उस टाइम पर ना हमारे जो कश्मीर के इश्यू में जो है यूएन में जो है हमारे स्टैंड को सपोर्ट करता है यूएसएसआर, ओके? और सपोर्ट किया इंडिया को जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हमारे पाकिस्तान के साथ में जो वॉर हुई थी 1971 की जो जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो इंडिया को भी सपोर्ट मिला। इंडिया ने भी सपोर्ट किया सोवियत की फॉरेन पॉलिसी को, ओके। और मिलिट्री में देखें तो यहाँ पर भी हमारे रिलेशन थे। इंडिया को खूब सारे जो है मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह सामान भी मिलता था सोवियत यूनियन से। आज के टाइम पर रशिया से मिलता है ना? और जो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करती है, जो यूएसएसआर भी किया करता था और रशिया भी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। सोवियत यूनियन ने एंटर किया था हमारे साथ कई सारे एग्रीमेंट में, हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुई थी। कल्चर की बात करें तो हिंदी फ़िल्म जो है, इंडियन कल्चर जो है, सोवियत यूनियन में बहुत पॉपुलर है। ओके। जैसे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो कि सोवियत यूनियन का ही पार्ट थे पहले, जो कि बाद में निकल गए उसमें से, तो वहाँ पर भी जो है इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट जो हैं, वो यूएसएसआर में भी गए थे। ये हो गया। ओके, इतना समझ गए हम? चैप्टर लगभग कंप्लीट हो ही गया है। यहाँ पर जो है हम बॉलीवुड जो देख लेते हैं, उज़्बेकिस्तान में पैशन देखने को मिलता है बॉलीवुड के प्रति भी, है ना? मतलब लोग बहुत पसंद करते हैं। 7 साल बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, तो उज़्बेकिस्तान में ना इंडियन फ़िल्म्स जो हैं तब भी चला करती थी। ओके, महीने भर के अंदर जो है लेटेस्ट फ़िल्म जो इंडिया में आई थी, उसकी जो है पायरेट कॉपीज़ वहाँ पर बिक जाती थी। ओके, तो ताशकंद कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की वहाँ पर। तो मोहम्मद शरीफ जो हैं वो ना क्या करते थे कि शॉप थी उनकी इंडियन फ़िल्म्स बेचा करते थे। वो ताशकंद पे कि सबसे बड़ा उनका ताशकंद के बिगेस्ट मार्केट में से, है ना? तो वो वहाँ पर जो है एक अफ़गान थे ये, जो कि ना वीडियोज़ लेकर के आते थे पाकिस्तानी फ्रंटियर से, पेशावर से और भारत की जो फ़िल्में थी वहाँ पर जाकर के बेचा करते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है इंडिया की फ़िल्म्स पसंद आती हैं। तो 70% ऑफ द जो ताशकंद के लोग थे ना वो खरीदा करते थे इन मूवीज़ को। ओके, तो ये लोग सेल किया करते थे 100 वीडियोज़ 1 दिन में तो बिक ही जाते थे। ओके, तो इसके बारे में इन्होंने ये सब बताया है।
तो उज़्बेकिस्तान हो गया, सेंट्रल एशियन जो है ये पार्ट है एशिया का ही, इसलिए उनको कॉमन कल्चर भी है हमारा उनका, थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता भी है। ओके, तो इसलिए उनको हमारे देश की फ़िल्में भी अच्छी लगती हैं। डिस्पाइट हमारी शेयर्ड हिस्ट्री देखने को मिलती है, कई सारे इंडियंस जो हैं उज़्बेकिस्तान में भी रहते हैं। हमारे देश के हर जगह लोग मिल जाएँगे आपको, ठीक है? तो काम के लिए जाते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं बाहर। तो उज़्बेक्स में भी ना हमारे यहाँ की फ़िल्म के लिए बहुत ज़्यादा पैशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हमारे देश की फ़िल्म वग़ैरह भी सब पॉपुलर हैं उज़्बेकिस्तान में। ओके, अब जो है हम रशिया के लीडर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? कुछ बचा तो नहीं? तो यहाँ पर ना ये टाइमलाइन दी गई है किस तरीके से सोवियत यूनियन टूटा। तो ये रह गया था 1985 में मार्च में मिखाइल गोर्बाचेव जो कि रिफॉर्म की बात कर रहे थे ना, ये जनरल सेक्रेटरी बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में, ठीक है? और इन्होंने बोरिस येल्त्सिन को जो है अपना हेड बना लिया कम्युनिस्ट पार्टी का मॉस्को में। इन्होंने कई सारे रिफॉर्म लेकर के आए थे सोवियत यूनियन में। 1988 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलने लगा लिथुआनिया में जो कि बाल्टिक कंट्री है। फिर ये एस्टोनिया और लैटविया में भी ये चलने लगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट। अब ये आज़ाद होना चाहते थे, मतलब यूएसएसआर से अलग होना चाहते थे। 1989 में सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया कि वार्सा पैक्ट बनाएँगे, वो फ्री हैं कि वो डिसाइड करना चाहें, मतलब कि वो फ्री हैं, किसके साथ उनको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सोवियत यूनियन के ऊपर। सॉरी जो मेंबर्स हैं वार्सा पैक्ट के, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बर्लिन वॉल जो थी, वो भी टूट गई थी, जो बर्लिन में दीवार बनाई गई थी। 1990s में गोर्बाचेव जो थे, वो सोवियत पार्टी में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में तो जो एक अधिकार चला करता था सोवियत पार्टी का 72 इयर्स तक एक ही चलता रहा। मतलब वहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का सब कुछ चलता था। तो उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और वहाँ पर जो जैसे उनकी पार्लियामेंट को ना ड्यूमा कहते हैं, ओके? तो उनकी पार्लियामेंट में उन्होंने परमिट कर दिया कि मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स होगी, मतलब ये डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, है ना? 1990s में जो है लिथुआनिया जो है फर्स्ट बना सोवियत पब्लिक रिपब्लिक्स में से जिन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। 15 देश निकले थे सोवियत यूनियन से। तो 1990s में रशिया पार्लियामेंट जो थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट है सोवियत यूनियन से। 1991 में येल्त्सिन जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे और वो प्रेसिडेंट बन गए रशिया के। 1991 अगस्त में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो गोरबाचे के खिलाफ जो है उन्होंने एक असफल तख्ता जो कूप किया, मतलब तख्ता पलट करना, मतलब कि जैसे नहीं मिलिट्री पावर ले लेती है पॉलिटिकल जो लोगों से। ओके, तो ऐसे ही ना कम्युनिस्ट पार्टी ने कोशिश की थी कि गोरबाचे को हटा करके हम पावर ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाया। 1991 में जो है 3 बाल्टिक रिपब्लिक एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो यूएन के मेंबर बन गए। बाद में इन्होंने नेटो भी जॉइन कर ली थी। 1991 में रशिया, बेलारूस, यूक्रेन उन्होंने डिसाइड किया कि हम एनुअल जो 1922 की जो ट्रीटी है, जो यूएसएसआर बनाने की एंड एस्टैब्लिश करने की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, आर्मेनिया, अज़रबाईजान तो उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब कि यूएसएसआर बनाने की जो ट्रीटी है ना, उसको ख़त्म कर देंगे और आर्मेनिया कर दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। आर्मेनिया, अज़रबाईजान, मोल्डोवा, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान इन्होंने जॉइन कर लिया जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट और जॉर्जिया ने भी बाद में जॉइन कर लिया। रशिया ने सारी की सारी जो भी पावर थी, सीट थी, यूएसएसआर की जो यूएसएसआर की भी सीट थी, परमानेंट सीट, है ना? आपको बताया था ना हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि सिक्योरिटी बनाने का काम करती है वर्ल्ड लेवल पे। तो उसमें जो है परमानेंट सीट होती है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास ना स्पेशल वीटो पावर होती है। वो लोग जो है किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं अगर उनको पसंद नहीं आता है। ओके, और जो है फिर ना यूएसएसआर की जो सीट थी परमानेंट सीट तो वो रशिया को मिल गई थी। यूएसएसआर की जो न्यूक्लियर वेपन थे वो सारी पावर्स भी रशिया को मिल गई थी। तो 1991 में दिसंबर 25 में गोर्बाचेव ने रिज़ाइन कर दिया जो प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के और सोवियत यूनियन का खत्म हो गया फिर उसके बाद। ओके। अब ना बस लीडर्स के बारे में थोड़ा-सा बचा है कि जो लीडर्स थे ना सोवियत यूनियन के, फर्स्ट थे व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है? तो इनके बारे में हमने आपको बताया था कि यही जो थे इन्होंने मॉडिफाई किया था कार्ल मार्क्स के आइडिया को, कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत की थी इन्होंने रशिया में। रशियन रेवोल्यूशन किया था वहाँ के किंग के खिलाफ जिसको ज़ार कहते थे। ओके, इन्होंने यूएसएसआर जो है इसके हेड भी रहे, ओके। तो रेवोल्यूशन भी लेकर के चले थे, मार्क्सिज्म के फॉलोअर भी थे, ओके। और ये इंस्पिरेशन है जो भी कम्युनिस्ट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनके। फिर उसके बाद में जो है लेनिन के बाद में जोसेफ स्टालिन आए,
तो ये ना लेनिन के बाद में ये वो इनके जो स्टेप्स थे ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे। ओके, लोगों को परेशान करके रख दिया था इन्होंने। तो सोवियत यूनियन में जो है इन्होंने कंसोलिडेट किया। ओके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए जाने जाते हैं ये। इन्होंने ना लोगों को फ़ोर्स किया था कि वो लोग सब साथ में आकर के कलेक्टिवाइज़ेशन जो एग्रीकल्चर के लिए, मतलब लोगों को ज़बरदस्ती ये लोग सब साथ में ला कर के एग्रीकल्चर करवा रहे थे। इनको जो है विक्ट्री दी जाती है, जो जीता था ना सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके लिए, तो उस टाइम पर यही लीडर थे। ओके, इनको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, जो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेट टेरर जो इन्होंने फैलाया था ना 1930s में, तो लोगों को डरा के रख दिया था। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीडर थे, हर एक चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलते थे और जो राइवल पार्टीज़ थी उनको सबको खत्म कर दिया था इन्होंने। अब देखो निकिता जो निकिता क्रुश्चेव, ठीक है? तो इनके बारे में देखते हैं। ये लीडर रहे सोवियत यूनियन के 1953 से 1964 तक। इन्होंने जो है स्टालिन की लीडरशिप स्टाइल थी उसको इसको नहीं माना, ओके? ये अपने तरीके से लेकर के चले चीज़ों को। इन्होंने रिफॉर्म भी किया 1956 में, सजेस्ट किया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करेंगे हम वेस्ट के साथ में, अच्छे रिलेशन लेकर के चलेंगे, शांति से रहेंगे, ओके? इन्होंने जो पॉपुलर रिबेलियन हंगरी में चल रहा था और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को भी इन्होंने डील किया था। ओके, और इस चीज़ों को हटाया था। है ना? हमने आपको बताया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चला था। है ना? जहाँ पर जो है क्यूबा में कई सारी मिसाइल्स ला कर के रख दी थी यूएसएसआर ने, तो इन्होंने वापस ली थी वो, ओके? और डील किया था इन सब चीज़ों से। अब देखो लिनोइड ये ब्रेंज़ेव हैं, तो ये लीडर रहे सोवियत यूनियन के। इन्होंने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को प्रपोज़ किया था और ये एसोसिएटेड है डिटेंटिव फेज़ से, ठीक है? रिलेशन विथ यूएस। तो डिटेंटिव फेज़ क्या है कि क्या हुआ था कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी 1945 से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जो कि 1989 तक चली, फिर कोलैप्स हो गया यूएसएसआर का और खत्म हो गया। इसके बीच में ना क्या हुआ था कि यूएस और यूएसएसआर एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा जो आर्म रेस कर रहे थे, बिल्कुल शांति नहीं हो रहे थे। उसी टाइम पर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने अपनी जो मिसाइल्स थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह, वो क्यूबा में जाकर के रख दी थी। तो यूएस को खतरा हो गया था कि क्यूबा से कभी भी यूएस तक जो लॉन्च हो सकती है ना? तो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। डर लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, है ना? तो उसी टाइम पर जो है यूएसएसआर के लीडर्स दूसरे आए, तो उन्होंने फिर क्या किया, जो क्यूबा से अपनी मिसाइल वापस लेकर के चले गए। तो ये देखने को मिला कि वो शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1962 से लेकर के 1979 तक जो है डिटेंटिव फेज़ देखने को मिला कि थोड़ा जो रिलैक्स हो गई थी चीज़ें, उतनी टेंशन नहीं थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में। ओके, 1979 में जब यूएसएसआर ने फिर से इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान में, है ना? अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की, तो और ज़्यादा फिर चीज़ें बढ़ गई थी। ओके, तो थोड़े टाइम के लिए डिटेंटिव फेज़ देखने को मिला था। ओके, तो ये जो थे इन्होंने ये जो है जो पॉपुलर रिबेलियन देखने को मिला था ना चेकोस्लोवाकिया में, जो हमने अभी पढ़ा था, और इन्वेड किया था इन्होंने अफगानिस्तान में, तो उससे भी ये रिलेटेड हैं। ओके, तो आपको समझ में आया डिटेंटिव फेज क्या है? रिलैक्सेशन हो गई थी, टेंशन, है ना? चीजें थोड़ी सी सुलझ गई थी, शांत हो गई थी। अब मिखाइल गुरबाची इनके बारे में तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है ना, रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसी, तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो रिफॉर्म किए थे ना उन्होंने, तो जिसको क्या बोलते हैं, पेरेस्ट्रोइका, ठीक है? तो रीस्ट्रक्चर करना, और ग्लानोस्ट जो ओपननेस की बात करते हैं। तो इन्होंने स्टॉप कर दी थी, रोक दी थी आर्म्स रेस वगैरह, ये यूएस के साथ में जो है रिलेशन वगैरह ठीक करना चाहते थे। इन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे अफगानिस्तान से वो भी वापस बुला लिए थे। ओके, अफगानिस्तान में जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे ना ये, तो मतलब रशिया, सॉरी यूएसएसआर, तो वहाँ से ही वापस बुला दी थी। ईस्टर्न यूरोप में इन्होंने हेल्प किया था कि यूनिफ़ाई हो सके जर्मनी। ओके, तो मतलब ऐसा ही बोला जाता है कि इनके कंट्रीब्यूशन की वज़ह से भी यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, ठीक है? इन्होंने कोल्ड वॉर को एंड किया था और इनको ब्लेम किया जाता है, जो हमने आपको बोला ना कि इनको इनको ही वज़ह माना जाता है कि इनकी पॉलिसीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वज़ह से जो है यूएसएसआर जो है कोलैप्स हो गया, उसमें से कई सारे देश निकल कर के आए, है ना? अब बोरिस येल्त्सिन, इसको देखा हमने कि ये रशिया के प्रेसिडेंट बने थे। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे रशिया के। ओके, ये पावर में आए थे कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ही, एंड जो मेयर थे मॉस्को में गोरबाचे के अंडर, ओके, और लेटर इन्होंने जॉइन कर लिया था, जो गोरबाचे के खिलाफ बोलने लगे थे ये लोग, ठीक है? लेफ्ट कम्युनिस्ट का पार्ट थे ये, और रशिया के तो पहले प्रेसिडेंट थे ही। तो इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करने में, इनको भी ब्लेम ब्लेम किया जाता है
तो रशिया ने जो भी प्रॉब्लम सफ़र की ना उसके लिए इनको ब्लेम किया जाता है कि जो ट्रांज़िशन था कम्युनिज़्म से जो आप कैपिटलिज़्म की ओर ले जा रहे थे ना, सडन चीज़ें बदल रहे थे, तो उसके लिए इनको ब्लेम किया जाता है। ओके? फिर हमने शॉक थेरेपी के बारे में भी पढ़ा, है ना? तो ये हो गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई हुई है शॉक थेरेपी की वज़ह से मतलब क्या कम्युनिज़्म से सीधा ये लोग क्या कर रहे थे जल्दी से एकदम कैपिटलिज़्म की तरफ बढ़ रहे थे। है ना? तो उसकी वज़ह से क्या हुआ था हाफ़ ऑफ द रशियन बैंक्स मतलब 1500 से करीब जो बैंक थे ना वो बैंकरप्ट हो गए थे। उनके पास में पैसा-वैसा कुछ नहीं बचा था। ओके तो यहाँ पर इमेज दी हुई है रशिया के बैंक की जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक था, जो कि बैंकरप्ट हो गया था 1998 में। क्योंकि ना जो मनी थी जैसे कि 10,000 कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे, उनकी सारे लोगों की मनी जो है मतलब बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी, ठीक है? तो मनी जो बैंक में थी, जो कस्टमर की वो सब भी, तो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी जिसकी वज़ह से ये बैंकरप्ट हो गए थे। ओके, तो ये भी हमने पढ़ा रशिया के साथ में यूएसएसआर के रिलेशन देखे, रशिया के साथ में हमने अपने रिलेशंस देखे। तो आपको चैप्टर समझ में आया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ा देंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। वैसे ये आप ये कर सकते हो एमसीक्यू ठीक है? तो यहाँ पर क्या पूछा है गलत क्या है सोवियत इकोनॉमी से रिलेटेड? यहाँ पर सोशलिज्म डोमिनेट करता था, है ना? यहाँ पर स्टेट ओनरशिप चलती थी मतलब गवर्नमेंट का सब कुछ कंट्रोल चलता था यहाँ पर। क्या लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम थी? हाँ? नहीं थी। फ्रीडम ही तो नहीं थी ना लोगों के पास किसी भी तरीके की, ठीक है? इकोनॉमिक फ्रीडम होती तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की आ जाती ना, पर प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि कैपिटलिज्म तो ये सब नहीं था। ओके, इकोनॉमी को एकदम प्लान किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, तो ये आंसर सी हो गया इसका। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है आपको। सोवियत इन्वेजन कब हुआ था? 1979 में हुआ था ना? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1990s में आप कह सकते हो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। ओके, बर्लिन वॉर के जो ये दीवार गिरने के बाद में जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था सोवियत यूनियन। तो आप कह सकते हो पहला होगा डी, फिर होगा इसके बाद में ये सोवियत यूनियन का इन्वेजन अफ़गानिस्तान में, फिर होगा थर्ड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, फिर फोर्थ होगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो क्या रिजल्ट नहीं है डिसइंटीग्रेशन ऑफ जो डिसइंटीग्रेशन हुआ ना यूएसएसआर का उसका। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गई थी, कैपिटलिज्म और जो कम्युनिज्म के बीच में थी। बर्थ हुआ था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का, है ना? चेंज हो गया था बैलेंस ऑफ पावर वर्ल्ड ऑर्डर में, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया था। मिडल ईस्ट के क्राइसिस इसकी वजह से नहीं आए थे। ओके, अब जो है आगे का आप कर लेना। वैसे ये भी कर सकते हो आप, ठीक है? मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये प्रेसिडेंट थे रशिया के। इन्होंने वैसे रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया था। नहीं, नहीं प्रेसिडेंट तो बोरिस येल्त्सिन थे ना। इन्होंने तो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे? इन्होंने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। जो बोरिस येल्त्सिन थे, ये प्रेसिडेंट थे रशिया के। वार्सा पैक्ट एक मिलिट्री पैक्ट था, है ना? जैसे नेटो है और रशिया जो था यहाँ पर सक्सेसर है यूएसएसआर का। शॉक थेरेपी इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें कम्युनिज्म से सीधे कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं मतलब सोशलिज्म से कम जो है कैपिटलिज्म की। आपको डिफरेंस समझ में आया ना कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का, है ना? ओके। तो अब जो है आप कर लेना फिल इन द ब्लैंक्स तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।